नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस का प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस बीते 2 दिनों से बैठकें कर रही है। हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस हाईकमान लेगा सीटों पर अंतिम फैसला। हरीश रावत के बेटे की टिकट चुनाव लड़ने की संभावना है। कांग्रेस चाहती है हरीश रावत प्रत्याशी बने, लेकिन हरीश रावत चाहते हैं कि उनके बेटे मैदान में उतारे जाएं। इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी तरह से नैनीताल सीट से भी उम्मीदवार को लेकर मंथन है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। दरअसल हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम अभी बाकी है ऐलान होना। कांग्रेस पार्टी लगातार 2 दिनों से मंथन भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक पार्टी हाईकमांड फैसला करता है। कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंस गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार शूरवीर सिंह सजवान ने कहा कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान करेगा। और आगे उन्होंने कहा कि वो भी प्रत्याशियों की कतार में है। पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, और अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो वो उनका भी समर्थन करेंगे। कैंडिडेट होना व्यक्तिगत अधिकार है और जिसका नाम भी आएगा आजकल में निर्णय हो जाएगा, और जिसको भी अंतिम रूप में हमारी पार्टी सिंबल दे देगी। हमारे लिए वही हाथ का चुनाव निशान है। हम उस हाथ के चुनाव निशान को अपना प्रत्याशी मानते हैं। प्रत्याशी कौन है, क्या है, ये नहीं देखा जाता। प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है। ये उसका सबसे बड़ा अधिकार भी है, और वो बहुत सोच समझ के अगर वो टिकट देंगे, जिसको भी देंगे, हम उसके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों को लगातार और धार दे रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए 16 स्टार प्रचारक की मांग की है। इसकी सूची प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्र को भेजी गई है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी बतौर स्टार प्रचारक बुलाने की मांग प्रदेश इकाई ने की है। देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। नवीन, बड़ी खबर सामने आई, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश इकाई द्वारा केंद्रीय नेतृत्व से मांग की गई है कि बड़े बड़े नेताओं को उतारा जाए बतौर स्टार प्रचारक। किस तरह से ये लिस्ट सामने आई है और किन किन नेताओं को बुलाया जा रहा है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसे अब अंतिम रूप देने में लगी हुई है। इसके साथ ही अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो बीजेपी द्वारा अपने जो चुनावी प्रदेश कार्यालय का उसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। और बीजेपी अब जनता के बीच में किस तरीके से जाए और जनता का वोट अपने पक्ष में कराने के लिए अब बीजेपी ने जो तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको अब उत्तराखंड के दौरे के लिए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि जब ये प्रस्ताव भेजा गया है, करीब जो 16 नामों की लिस्ट है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर अमित शाह की बात की जाए या फिर अन्य केंद्रीय नेताओं की बात की जाए, ऐसे लोगों का जो दौरा है उसे बीजेपी की तरफ से यहाँ से भेजा गया है। और जल्द ही जो पार्टी आला कमान की तरफ से इसकी पुष्टि भी दी जाएगी। करीब जो सूचना आ रही है प्रदेश महामंत्री से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 से 16 जो लोग हैं उनकी सूची भेजी गई है, और जल्द ही जो केंद्रीय नेताओं का दौरा है वो पार्टी आला कमान द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, चाहे प्रत्याशियों की चयन की बात की जाए या नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए या फिर चुनाव प्रचार प्रसार की बात की जाए।
तो इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही अब केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर जब ही जो नामांकन की प्रक्रिया जब खत्म होगी, इसके बाद जो केंद्रीय नेता हैं वह उत्तराखंड दौरे, उनके जो दौरे हैं उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगे। अप्रैल माह से दौरे बताए जा रहे हैं कि अप्रैल से दौरे शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर संगठन की तरफ से जो है वो लिस्ट एक भेजी गई है और जल्द ही पार्टी आला कमान की तरफ से मोहर लग जाएगी कि कौन से नेता हैं जो उत्तराखंड के दौरे में रहेंगे। नवीन, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये भी बता दिया गया है कि किस दिन कौन सा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता नजर आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा स्टार प्रचारकों की डिमांड भी बढ़ गई है और कई बड़े चेहरों को यहां बुलाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल इस लिहाज से उठता है कि मुद्दे किस तरह के इस बार दिखाई पड़ रहे हैं, कौन से मुद्दे जमीन पर अभी हावी हैं? जी देखिए, अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो जहां सत्तारूढ़ बीजेपी अपने तमाम सारी जो केंद्र की उपलब्धियां हैं उसको आम जनता के बीच में ले जाने का काम कर रही है। राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लगातार जनता के बीच में ले जाने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो महिला वोटर है, सबसे बड़ी बात है कि महिला वोटरों को अपने पक्ष में इसलिए किया जाए। पिछले दिनों तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया है। इसके साथ ही एक बड़ी बात और है, जो 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनकी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। और कहीं ना कहीं जो 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उन्हें भी अपने पक्ष में बीजेपी करने के लिए अभियान इसकी शुरुआत करेगी। इसकी भी पुष्टि भी हो गई और जल्द ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का लगातार ये दावा है कि लगातार जो प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर जहां पक्ष अपना उपलब्धियां गिना रहा है तो वहीं विपक्ष भी अपने लगातार सरकार को घेरने का जो तमाम रणनीति है उसे तैयार करने में लगी हुई है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर ऐसी तमाम चीजें और पक्ष और विपक्ष में चलती चली आ रही है। साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो, उसका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, सीमांत जनपदों तक पहुंच रहा है। तो इन उपलब्धियों को लेकर जो बीजेपी है वो आम जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। नवीन, एक आखिरी सवाल और, जिस तरह से तमाम मुद्दों को आपने गिनाया है जिसको लेकर एक तरह से चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, कांग्रेस की ओर से 25 गारंटियां देने की बात कही गई है जिसमें अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। क्या इसको लेकर किसी प्रकार की चर्चाएं हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं क्या इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ सुनने के लिए मिल रहा है? निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के जो नेता हैं वह आम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो अपने मुद्दों को किस तरीके से जनता में पेश करें, यह सबसे बड़ी बात है। सवाल यह उठता है कि वो जनता के बीच में किस तरीके से अपने मुद्दों को पेश कर रही है और कितना वोटर उनकी तरफ डाइवर्ट होगा। लेकिन अगर कहीं उसी दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए बीजेपी, तो अपने मैटर को एकदम क्लियर करके चल रही है। तमाम सारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे आम जनता तक पहुंचाने का जो है पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इन सभी चीजों का एक खाका भी तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा प्रदेश और दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतारा गया है और तमाम उम्मीदवार भी घोषित किए जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भी 2 नामों का ऐलान करना बाकी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय नेतृत्व से मांग की गई है कि बड़े बड़े चेहरों को उतारा जाए बतौर स्टार प्रचारक। आपका बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। स्टार प्रचारकों की डिमांड में किन किन नेताओं का नाम है वो भी आपको बता रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के नेताओं की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मैंने अपील की है कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए सभी लोग बीजेपी का समर्थन करें और मेरी पहली अपील का इतना असर हुआ कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब मैंने पहला बयान दिया था कि मैं मोदी जी के इस विकास कार्य में, पुष्कर धामी जी के इस विकास की श्रृंखला में जो भी योगदान करना चाहें, मैंने कांग्रेस विधायकों, मुझे खुशी है कि मेरी बात का पहली अपील का जो है समर्थन और मिला है तो मेरी विधानसभा से मिला है।
जिनसे मैं चुनाव हारा था राजेंद्र भंडारी, वो बीजेपी के अंदर आए। ये संदेश है कांग्रेस उन नेताओं, उन विधायकों के लिए कि आज भी समय है, मोदी के इस विकास कार्य में अपना योगदान देने के लिए आए हैं, क्योंकि जनता के बीच में मोदी और पुष्कर धामी के विरोध करके जाएंगे तो इनका बचा कुचा भी समाप्त होने वाला है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही बीजेपी ने 5 सीट पर, तो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यूकेडी को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगी वो कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम 4 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। और जो इस समय मुख्य बिंदु जो अभी भी पहले मैंने बात करी थी कि पहाड़ों में एक पॉलिसी कर दी इन्होंने, गांव में, पहाड़ के हो चाहे प्लेन्स के हो गांव, ये वहां 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहां के बच्चों को रोजगार मत दो। तो धीरे धीरे वो रोजगार की तलाश में नीचे आएंगे और पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे और ये हालात आ गए कि 100 नाली वाला 100 गज में यहाँ उतर गया है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है और पहले तो इंडिया गठबंधन की ओर विचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगा वो कांग्रेस हार का ही कारक बनेगा। बीजेपी का वो किसी प्रकार से कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, 5 सीट में उनको भी लड़ना चाहिए, राजनीतिक पार्टी है। अगर वो पहले से लड़ती रहती तो शायद हो सकता था आज तक जो है उनकी उपलब्धियां 1, 2, 4, मैं तो कहता हूँ 5 सांसद की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो ऊपर से नीचे आते रहे और बिखराव में जो है सारा पूरे उत्तराखंड के लोगों का मानना था। लेकिन क्या करें, अब जनता ही तय करेगी भाई कि यूकेडी को लाना है कि कांग्रेस और अलायंस के लाना है या उसको लाना है। बीजेपी कहती है कि अगर यूकेडी खड़ी। देश के अंदर एक बार फिर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है और उन्हें दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत वाहनों की पड़ती है, ताकि समय पर जल्द से जल्द आया जा सके। इसको लेकर वाहनों की जरूरत को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग भी अब पूरी तरह तैयार है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में परिवहन विभाग ने अधिकारी और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए वाहनों की पूरी पूर्ति कर दी है। देखिए 170 बसेस हमें यहाँ पर करनी है विभिन्न पोलिंग पार्टीज़ के लिए। उसके अलावा हमको छोटे वाहन जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जूनियर मजिस्ट्रेट, वीएससी, एसएसटी और अन्य सर्विलांस टीम्स के अलावा जो पुलिस को हमें गाड़ियाँ देंगी उसको मिला के 100 से ऊपर छोटे वाहन हमें करने हैं और हमने लगभग व्यवस्थाएं कर ली है। पुलिस की डिमांड अभी चूँकि बहुत नई आई है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिसको लेकर जिला अधिकारी सोनिका ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ श्रेणी होती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो शांति भंग करने की कोशिश करते हैं या फिर वो जमानत पर होते हैं। ऐसे लोगों के शस्त्र जमा कराए जाते हैं। जो है वो एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें डीएम होते हैं और एसएसपी होते हैं और कुछ कैटेगरीज दी गई है कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या एंटीसीडेंट है तो उनके हमें असले जमा कराने हैं, लेकिन किसी और उसकी स्क्रीनिंग उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उनको जमा कराना है। लेकिन जैसे हमारे सुरक्षाकर्मी हो गए या कोई और हो गया जिसका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो किसी को हमें फोर्सफुली असले जमा नहीं करवाने हैं। अगर वो स्वेच्छा से अपने असले जमा कराने के लिए भी तैयार है तो हम जमा करवाएंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है।
असम से आईएसआईएस का एजेंट पकड़ा गया है। एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून से भी कनेक्शन सामने आया है। देहरादून के यूनानी हकीम का बेटा बताया गया है। आतंकवादी संगठन का एजेंट। इंटेलिजेंस और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। हासिम फारूकी 10 साल से देहरादून नहीं आया है। हासिम ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, यह भी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, असम से आईएसआईएस का एजेंट हत्थे चढ़ा है और खबर है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आईएसआईएस के एजेंट को पकड़ा है। इतना ही नहीं, इस एजेंट का देहरादून से भी कनेक्शन अब निकलकर सामने आया है और खबर यह है कि दरअसल जो हासिम है वो दरअसल देहरादून का ही रहने वाला था। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की जो सामने आई है, देहरादून के यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है हासिम फारूकी, जिसे गिरफ्तार किया गया असम में। आईएसआईएस का एजेंट बताया जा रहा है हासिम फारूकी और इस बात की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। पुलिस के अनुसार 10 सालों से यहां पर नहीं आया। हालांकि हासिम फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुका है। केंद्रीय एजेंसियां कई बार जानकारी करने के लिए देहरादून भी आ चुकी है मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए लगातार केंद्रीय एजेंसियां भी इस पूरे इलाके का दौरा कर रही हैं। असम के धबुरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी। बॉर्डर क्षेत्र से हुई है, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आदेश जिला उसके आधार पर जिला पुलिस और यहाँ के एजेंसी इसमें आगे वर्क करेंगे। तो पुलिस को आपने सुना, पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि असम में सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है हासिम फारूकी को और कनेक्शन निकला है देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इंटेलिजेंस और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया और खबर है कि पिछले 10 साल से वो अपने घर नहीं लौटा है, देहरादून का रहने वाला बताया गया है। आईएसआईएस का भारतीय हैंडलर जिसकी पहचान हुई है अब इसको लेकर लगातार केंद्रीय एजेंसियां भी जांच पड़ताल कर रही हैं। बताया जा रहा है लंबे समय से इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी और इन गतिविधियों के आधार पर ही गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में और क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पूरे मामले को लेकर यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। असम से आईएसआईएस के इस एजेंट को पकड़ा गया है जिसका नाम हासिम फारूकी है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राणा थारू विकास की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री कलाकारों संग झूमते भी दिखे। समारोह में सीएम धामी संग अन्य नेतागण और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उत्तराखंड राज्य के लिए केंद्र ने विशिष्ट आवंटन के रूप में बिजली का 150 मेगावाट का आवंटन करने का निर्णय लिया है। यह विशिष्ट आवंटन 1 अप्रैल 30 जून 2024 तक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बिजली के इस विशिष्ट आवंटन के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2023 को अक्टूबर से मार्च 2024 तक के लिए बिजली का अतिरिक्त कोटा दिया था। तो वहीं रामनगर में महिलाओं की ओर से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जिसकी खास बात यह है कि इनको सब्जियों और फलों से तैयार किया गया है, जिससे कि त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर्बल कलर बनाने में कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही आसपास के क्षेत्रों से डिमांड भी है। और हम यहाँ पर सभी ऑर्गेनिक कलर्स ले आए हैं
हम यहाँ पर काफी सारे मतलब लास्ट वही ऐसे हम लोग यहाँ पर से यानी कलर्स और अचार और जूस हम लोग यहाँ से परचेज करते हैं। और यहाँ पर कलर्स जो है काफी अच्छे, इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत भी की है, काफी सारे फूल्स के, हल्दी के, इन सभी से इन्होंने कलर्स बनाए हुए हैं। देखिए, इन गांव की बहनों से मैंने पिछले साल हर्बल कलर खरीदे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, सबने पसंद की। इस बार मैं फिर इन कलर्स को ले जा रहा हूँ, होली मिलन समारोह है, पूरी होली में परिवार के लिए भी मैं उन रंगों को ले रहा हूँ। तो बहुत अच्छे ये प्रयास है गांव की बहनों का, और पीछे से जो सपोर्ट है। यहाँ हम WRC में हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम हर्बल कलर बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ पास में, हमारे घर के पास रोजगार खुला हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हर्बल कलर भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो वहीं हल्द्वानी में गर्मियों में होने वाली पेयजल की दिक्कत को देखते हुए विभाग अभी से ठोस कदम उठाने जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में अभी 70 MLD के लगभग पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि डिमांड 80 से 82 MLD रोजाना है, जिसे लेकर पेयजल विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि हल्द्वानी शहर के अधिकतर हिस्सों में जल जीवन मिशन के कार्य मार्च के आखिरी तक पूरे हो जाएंगे और उन क्षेत्रों के लिए अलग से चलाई जा रही पेयजल योजना शुरू हो जाएंगी। उसमें 10 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा मुक्त कर दी गई है, तो पेयजल निगम द्वारा इसमें टेंडर भी फ्लोट किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक जो हम पंपिंग ट्यूबवेल आधारित योजनाओं पे डिपेंडेंट थे, उस पर हमारी निर्भरता कम होगी और सरफेस वाटर जो हमारे पास में है उस पर हम अपनी निर्भरता को बढ़ाएंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो ट्यूबवेल फूक जाते थे, एक एक हफ्ते सप्लाई डिस्टर्ब होती थी, लोगों में काफ़ी आक्रोश होता था, टैंकर चलाने पड़ते थे, इस सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम जो गोला का पानी है उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए हम 26 MLD का एक नया फिल्टर प्लांट बना रहे हैं और प्लांट नंबर 1 और 2 को, जब हमारा 26 MLD का तैयार हो जाएगा तो 1 और 2 को तोड़ करके उसको हम डबल स्ट्रेंथनिंग से उसकी स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं, जो कि 7.5 MLD से 12 से 15 MLD का प्लांट वो होगा। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके बाद दून पुलिस भी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आचार संहिता के दौरान 252 वाहनों से राजनीतिक पार्टियों के झंडे, पट्टिका हटवाए जा रहे हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का झंडा और पट्टिका को न लगाने की हिदायत दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।